आप सबको पता है कि हम लोग सिडेस्को सैनिटेशन स्टरलाइजेशन अवार्ड इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज हमारा इसका 3rd डे है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आप में से किसी को भी अगर ये एग्जामिनेशन देनी है तो जैसे हमने सारे प्रोटोकॉल्स आप सबको बताए हैं उस तरीके से आप आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी हमें दिए गए ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। फिर हम आपको एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक और एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कोड भेजेंगे। फिर आप इस एग्जाम को अपीयर हो सकते हो। किसी को अगर आपको वर्कबुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए लीना खांडेकर ऑफिशियल इस फेसबुक पेज से, वो गूगल लिंक पे है, तो वर्कबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए, जैसे मराठी, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं आज का सेशन शुरू करने जा रही हूँ। अभी जैसे हम लोग बैक्टीरियाज की बात कर रहे थे, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज होते क्या है, जिसमें कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं और कौन से बैक्टीरियाज हार्मलेस होते हैं। तो इनके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो हर एक बैक्टीरिया का एक अपना आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसका कैरेक्टराइजेशन है। तो कोई भी चीज जैसे हम लोग कोई मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सैलून में, या फिर हम लोग कोई टूल्स यूज करते हैं, सीजर्स यूज करते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर की चीजें यूज करते हैं, तो हर एक चीज का अपना अपना स्टरलाइजेशन सैनिटेशन का तरीका है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ सकते हैं, उसके ऊपर फंगस आ सकता है और उसकी वजह से हमारे स्किन को, शरीर को तकलीफ हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान हमें जरूर देना है। अगर हम जानेंगे कि व्हाट आर बैक्टीरियाज, होते क्या है ये बैक्टीरिया, तो बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या काम करता है, ये एनवायरमेंट की वजह से भी काफी बार होता है। जैसे कहाँ पे रहते हैं ये बैक्टीरिया, तो सॉइल में, जैसे खत बोलते हैं हम, या पानी के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बैक्टीरियाज रहते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं माइटोसिस प्रोसेस के साथ। मतलब एक मदर सेल से डॉटर सेल तैयार होते हैं, मतलब एक सेल से 2 और पेशी तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया के साथ ये बैक्टीरिया एक से दूसरा ऐसे तैयार होता है। दे themselves will not multiply, लेकिन एक बैक्टीरिया की वजह से दूसरी जगह पे हमें तकलीफ हो सकती है। तो हमें जानना है इसमें क्या प्रकार है। तो एक है पैथोजेनिक, जिसको हम बोलेंगे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे शरीर के लिए, और दूसरे है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि हार्मलेस होते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। तो हमें जान लेना है कि ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये स्किन के ऊपर कैसे काम करते हैं, या फिर अगर ये बैक्टीरिया स्किन को तकलीफ देते हैं या हानि पहुंचाते हैं तो वो होते कैसे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक है ग्राम पॉजिटिव सेल्स, दूसरा है ग्राम निगेटिव सेल्स। अभी अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं स्लाइड, इसके अंदर हमें एक पिक्चर दिया है। तो ये है इस बैक्टीरिया के सेल बॉडी का पिक्चर। अभी कभी कभार ऐसे होता है कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं कुछ बैक्टीरिया की वजह से, तो हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, तभी वो कील करते हैं बैक्टीरिया को, ये एंटीबॉडीज को वो कील करेंगे। अभी इसके अंदर क्या है, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उसी प्रकार के ये बैक्टीरिया सेल्स होते हैं। इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और इसके बाजू में होता है साइटोप्लाज्मा। अभी ये जो होता है ये थिक लेयर होता है हमेशा। तो अभी ये जब भी थिक लेयर होता है तो इसको तोड़ने के लिए, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी कभी कभार टाइम ज्यादा लगता है। यूजुअली ये कैप्सूल शेप में इसका जो आउटर लेयर होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, ये कैप्सूल शेप में होता है। और ये जो वॉल होती है जनरली इसकी डेंसिटी या थिकनेस काफी ज्यादा होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर है दूसरा है ग्राम निगेटिव सेल्स। अभी कभी कभार क्या होता है कि ये इजीली कील होने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो इजीली किल होते हैं। इसका इनर और आउटर, मतलब अंदरी हिस्सा और बाहरी हिस्सा, ये दोनों मेम्ब्रेन जो होता है इसका, ये लाइपोपोलिसक्लेराइड्स नाम से ये वॉल बनती है।
इसका ये कॉम्प्लेक्स होता है और ये वॉल को तोड़ने के लिए फिर एंटीबायोटिक को लेना बहुत जरूरी होता है। ये पेरिप्लाज्मिक जो स्पेसेस होते हैं, इसके अंदर के स्पेसेस जो होते हैं उससे ये बनता है, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। अभी ये जो वॉल होती है इसकी, ये जनरली थिन वॉल होती है, ये सिंगल लेयर वॉल होती है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या है। भी एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बढ़ाने का काम करते हैं। अभी ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं आइटोट्रॉप्स। अभी जैसे मान लीजिए कि पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी सारे जो केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से ये सबके ऊपर ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। इसके ऊपर जो भी, जैसे पानी के ऊपर ये बैक्टीरिया फैलते हैं और बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फ्री रेडिकल है उसकी वजह से ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं। बहुत बार खाने के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें इन चीज का ध्यान देना है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अच्छे से उबाल के खाइए ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अभी जानते हैं पीएच के बारे में, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन फैक्टर, जो कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, एनवायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट होता है। वो जनरली 6-10.5 के बीच में होता है। अभी ये जो पीएच होता है जनरली ये लो कब होता है, जब भी वो 3.0 तक उसका पीएच आता है तभी वो लो कहा जाता है। अभी ये टेम्परेचर होता है, जैसे माइक्रोबियल स्पेसिस में बीच में जो टेम्परेचर होता है, ये इसको बढ़ाने के लिए जनरली काम करता है। मतलब हमें टेम्परेचर को कैसे रखना है कि बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अभी ग्रोथ इसकी स्लो करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब भी हम लोग, जैसे कल भी हमने देखा था कि स्टरलाइज मेथड में 100% बैक्टीरिया किल होते हैं, तो हमने ऐसे कहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर ये उबालते हैं कोई पानी और उसमें अगर हम चीजें डालते हैं जैसे मेटल टूल्स या स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो 100% बैक्टीरिया को किल करेगा। तो रफली हमें 60 डिग्री अबव के ऊपर ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो मॉइस्चर लेवल अगर जहाँ पे ज्यादा है, जैसे हम लोग बारिश का सीजन है, तो हम बोलते हैं कि फंगस जल्दी आ जाता है। या फिर अगर हम शूज भी या फिर कोई भी ऐसे मॉइस्चर जगह देखे या वॉल पे भी चिपचिपापन रहता है, तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पे यूजुअली ये बैक्टीरिया फैल सकते हैं। अभी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो माइक्रोस की वजह से आता है, इसमें भी इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बढ़ने के लिए। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी चीजें अगर हम यूज करते हैं या एनवायरनमेंट की वजह से अगर बैक्टीरिया होने के चांसेस है, तो हम सभी जगह पे अच्छे से सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन फॉलो करें। अभी आप यहाँ पे देख लो, जो जो चीज हमने बोली, यह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है पीएच स्केल, जो हमें पता है कि हम भी स्किन का पीएच जानते हैं जो कि 5.6 होना चाहिए, लेकिन 7 पीएच अगर किसी चीज का है तो वो न्यूट्रल होता है। और जैसे 5.6 के अंदर आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो वो एसिडिक लेवल पीएच माना जाता है। और जो कि पीएच 5.6 के अबव होता है वो जनरली अल्कली पीएच लेवल माना जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान जरूर देना है। अभी टॉक्सिन्स क्या है वो भी जानते हैं कि नाइट्रोजीनियस जो होते हैं, जैसे प्रोटीन सब्सटेंसेस है, बेसिकली समटाइम्स दे आर हार्मफुल एंड पॉइजनियस, जो कि ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकते हैं। तो इसमें दो टाइप से, वापस, एक है एंडोटॉक्सिन, दूसरा है एक्सोटॉक्सिन। अभी एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का ये जो आप पिक्चर देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है वो जानते हैं। तो एंडोटॉक्सिन होता है जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव होता है, जो हमने पहले वाली स्लाइड पे देखा था, और जो एक्सोटॉक्सिन जो है वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इसका जो टॉक्सिक लेवल या अंदर का फैटल लेवल जो होता है, ये एमजी क्वांटिटी में कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो है ये यूजी क्वांटिटी में कैलकुलेट किया जाता है। जनरली ये एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये रिलीज कैसे होते हैं, तो ये सेल के बाहर रिलीज होते हैं और सेल को डेड कर सकते हैं।
और ये जो होता है एक्सोटॉक्सिन्स, ये सेल के आउटर लेयर पे, जैसे एक वॉल होती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहां पे ये सिक्रेट होता है। ये प्रकार के टॉक्सिन सेल के बाहर वाली वाली वॉल के ऊपर सिक्रेट होंगे। अभी इसका जो स्टेबल, बेसिकली इसका जो ऑटोक्लेविंग मेथड होना चाहिए, जो एंडोटॉक्सिन्स बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये 120 डिग्री से ज्यादा सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा वो बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर हमें चाहिए। इसको मतलब 120 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर हमें इसको बॉईल करना है ताकि वो अच्छे से किल हो सके। और ये जो होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, ये जनरली अनस्टेबल होते हैं और ये 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अभी जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये जनरली न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं एंटीटॉक्सिन से, तो इनको माना कैसे जाता है, तो ये माना जाता है कि ये जनरली ये जो इफेक्टिव मेथड्स है, जो कि डिस्ट्रॉय करने वाली मेथड्स है, इसमें ये काफी बार हमें फायदेमंद रह सकते हैं। अभी इफेक्ट क्या होगा, तो कोई भी स्पेसिफिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो हर एक सेल का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या काम करेगा, तो ये सेल के स्ट्रक्चर को बेसिकली उस फंक्शन को स्टॉप करने के लिए काम करेगा। क्योंकि कोई भी टॉक्सिन्स अगर आते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या बॉडी के अंदर, तो हमें उसको किल करना है। ये हमारा पहला महत्वपूर्ण काम है। तो हमें ये जानना है कि किसकी वजह से ये हो रहा है, इसको किस तरीके से हम किल कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। अभी बैक्टीरिया का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक है कोकाई, जो कि जनरली राउंड शेप बैक्टीरियाज होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये राउंड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, इनको बोलते हैं कोकाई। इसमें हमने सुना है, जब भी हम स्किन ट्रीटमेंट सीखते हैं, तो कभी कभार कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर कुछ है, या फिर अगर पिंपल आते हैं, एक्ने आते हैं, या पस्चूल जनरली जब भी आते हैं, तभी हमें जानते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये होता है स्ट्रिप्टोकोकाई। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्ट्रिप जैसे दिखता है, तो यह है स्ट्रिप्टोकोकाई। अभी हम जैसे जैसे बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, हमें ये पता होना चाहिए इनको किल कैसे करते हैं, इनको डेड किस तरीके से किया जाता है। इसीलिए हम जानकारी ले रहे हैं कि कितने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं, उनका सेल कैसे दिखता है, इनर साइटोप्लाज्म कैसे दिखेगा या सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखेगा, उसी के साथ इनके शेप्स क्या होंगे, किस तरीके का शेप होगा। अभी जब स्पिरिला या स्पाइरल शेप की बात करते हैं हम, तो स्पाइरल शेप में जनरली वो कर्व शेप में ही रहेंगे। और ये जो होंगे उसके बाद वाले जो होंगे वो होंगे बैसिली, जो कि रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको बोलेंगे बैसिली। और आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है बैसिली, तो इसका शेप ऐसे रॉड जैसे होता है। ये जनरली थिक भी होते हैं, थिन भी होते हैं और जनरली शॉर्ट होते हैं। फिर होता है विब्रियो। ये शेप जो होता है ये कॉमा जैसे शेप दिखता है। सो विब्रियो शेप जो होता है, हम लोग कॉमा करते हैं, दो चीज अगर लिख रहे हैं तो उसके बीच में एक कॉमा करते हैं, तो ये कॉमा जैसे शेप का होता है, तो उसको बोलेंगे विब्रियोस। तो अभी डिसीज जो होते हैं ना बैक्टीरिया की वजह से, अभी गैस्ट्रिक लेवल पे अगर कोई डिसीज हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो वो उसके लिए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हमें मतलब उन बैक्टीरियाज की वजह से हमें वो डिसीज होते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग है, अल्सर्स है, या फिर फिनोमिया है, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होता है जनरली, ट्यूबरकुलोसिस है, सेलुलाइटिस है, सो टिटानियस है। तो अलग अलग डिसीजेस की वजह अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं। अभी बैक्टीरिया को जानने के बाद हम जानेंगे वायरस क्या है। तो वायरस जनरली टाइनी शेप होते हैं, स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया से बहुत ही छोटे दिखते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम इसका परिमाण देखें, इसका साइज देखें, तो जनरली ये 0.02 से लेके 0.3 यूएम साइज का होता है। कोई भी वायरस जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई करता है। इसका जो सेल्यूलर रीजन होता है, इसमें आरएनए एंड डीएनए ये दोनों भी काम करते हैं। ये प्रोटीन कोट से बना हुआ होता है, मतलब उसका जो अराउंड द कोट होता है वो प्रोटीन कोट से बना है। ये जो वायरसेस है, ये मैंने जैसे कहा कि ये बैक्टीरिया से काफी स्मॉल होते हैं। ये
रिप्रोड्यूस करते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते हैं। तो कोई भी वायरस ट्रांसमिशन अगर होता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को सर्दी खांसी है, जुकाम है, इसीलिए बोला जा रहा है कि कोई भी सिम्टम अगर फ्लू जैसे दिखे तो वो व्यक्ति के साथ आप ना रहें, नहीं तो ये अगर कोविड सिम्टम्स अगर रहेंगे तो वो चेन तैयार करता है, फिर दूसरे को भी कोविड हो सकता है, तीसरे को भी हो सकता है। और जनरल भी अगर वायरल फीवर है या फ्लू है किसी को, तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, दूरी मेंटेन करनी चाहिए। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व काफी ज्यादा हमें समझ में आया है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन। अभी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने सीखा या किसी को खांसी आती है, उसकी खांसी आई, और कभी कभार ऐसे होता है कि उसने उसको मतलब वो क्लीन किया, और बाद में अगर मेरा एक बुक टेबल पे खड़ा रखा है, उसी के ऊपर उस व्यक्ति का हाथ लग गया, तो उसने वो क्लीन किया था, उसी हाथ से उसका वो बुक के ऊपर हाथ लग गया, और मुझे कुछ काम था तो मैंने वो बुक उठा लिया, मुझे नहीं पता है कि उसने उसके ऊपर हाथ रखा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो उसका जो वायरस उसके बॉडी से जो आया था उसके हाथ के ऊपर, वो मेरे बुक के ऊपर लग गया, और वो बुक मैंने उठाया, इसलिए वो मुझे हो गया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जब भी कोई व्हीकल ट्रांसमिशन भी होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग रोड पे से जा रहे हैं, एनवायरमेंट की वजह से भी होता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन होते हैं जो कि वातावरण की वजह से बाहर से आते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें काफी अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। अभी हम जानकारी लेंगे, वो होता है वायरस। वायरस दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कैप्सिड है जो कि प्रोटीन शेप से बना है। आप देख रहे हो ये अराउंड द बॉडी ये होता है प्रोटीन शेप। शेप मतलब एक लाइनिंग होता है। तो हर एक सेल को, फिर वो एक्टिव सेल हो या इनएक्टिव सेल हो, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सेल हो या फिर अगर वायरस हो या बैक्टीरिया सेल हो, हर एक का अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ये होता है आरएनए डीएनए के साथ। फिर होता है न्यूक्लियो कैप्सिड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड जो होता है ये एनक्लोज रहता है, पूरा बंद रहता है, अंदर उसके भरा हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। ये जानना है हमें। फिर है कैप्समियर जो कि मार्फोलॉजिक यूनिट होते हैं। अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉलीपेप्टाइड। जनरली कैसे होता है, तो ये कैप्सिड के अंदर वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलेंगे कैप्समियर। अभी होता है विरियन। अभी ये कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल है, मतलब इसके अंदर पूरी तरह से वायरस भरा है। तो ये दिखता कैसे है, तो अभी ये विरियन जो है ये दिखेगा, ये कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल होता है, जिसके इनर साइड और आउटर साइड दोनों तरफ वायरल इन्फेक्शन काफी बहुत ही अच्छी तरह से भरा पड़ा है। अच्छी तरह से इन द सेंस इट इज डेंजरस टू द बॉडी, लेकिन वो बहुत ज्यादा भर गया है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी क्लासिफिकेशन कैसे करना है इसका, तो बेसिकली कोई जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी वजह से उसका क्लासिफिकेशन हम जान सकते हैं। तो वायरस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड टाइप होता है डीएनए और आरएनए के साथ। फिर साइज होता है उसका हेलिकल या क्यूबिकल, मतलब एक हेलिकल जैसे थोड़ा सा वर्टिकल और दूसरा होता है स्क्वेरिज जैसे क्यूबिकल साइज। इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा ये कैप्सिड स्ट्रक्चर होगा जो हमने पहले वाले स्लाइड पे देखा था। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स रहेंगे। अभी गुड एंजाइम्स एंड बैड एंजाइम्स, ऐसे दो टाइप के एंजाइम्स अपने शरीर में तैयार होते हैं कभी कभार, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक तरीके का स्पेसिफिक एंजाइम उसके अंदर है या नहीं। फिर हमें देखना है कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स क्या है इसके अंदर। इसी के साथ देखना है कि इसका रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या है, कि अगर कोई वायरस होता है तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, मतलब फीवर आएगा, फ्लू होगा, या फिर कोल्ड खांसी हो सकती है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन पहले एक सिम्टम देगा, उसकी वजह से हम जान सकते हैं कि ये बीमारी किस टाइप की है, वायरस किस टाइप का है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है, तो वो जानना है।
फिर इसका होस्ट टिश्यू क्या है, कि ये कौन से टिश्यू के ऊपर पहले तैयार हुआ वायरस और फिर बाद में जाके और कौन से टिश्यूज के ऊपर या और कौन से ऑर्गन्स के ऊपर वो फैला है। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और वो जो होस्ट टिश्यू होगा, मान लीजिए कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है चेस्ट में या किसी को इन्फेक्शन हुआ है एब्डोमेन में, तो ये जानना है कि एब्डोमेन टिश्यू के ऊपर वो पहले हुआ, फिर उसके सिम्टम्स क्या दिखे, नोशियाटिक फीलिंग हुआ, एसिडिटी जैसे लगा, वोमिटिंग हो रहा है, तो फिर हमें समझेगा कि ये कौन से होस्ट टिश्यू, उसका कौन सा होस्ट टिश्यू है जिसके ऊपर ये पहले तैयार हुआ और फिर वहां से ये किस तरीके से फैला है। अभी वायरस जैसे बैक्टीरिया के हमने अलग अलग शेप्स देखे, वैसे वायरस के भी अलग अलग शेप्स है। तो ब्रिक शेप वायरस होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, तो पॉक्स वायरस बोलते हैं उसको। फिर होता है रॉड शेप वायरस, उसी के साथ होता है टेडपोल शेप वायरस या स्पिरोइड शेप वायरस। तो ये अलग अलग इसके शेप्स होते हैं। अभी जानना है कि इसका रिएक्शन क्या है, इसके फिजिकल और केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं। तो पहले है हीट एंड कोल्ड। तो कोई वायरस है जो डिस्ट्रॉय करने हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मिनिमम 30 मिनट्स तक हमें कोई भी चीज को अच्छी तरह से उबालना है। या फिर अभी हम लोग कोविड की वजह से क्या बोल रहे हैं कि बाहर से आते हो तो गर्म पानी पियो, कम से कम दिन में 5 से 6 बार या 7 से 8 बार कम से कम आप गर्म पानी पी लो, ताकि अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो वहीं के वहीं हील हो जाए, या एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको हटाने की, उसको बॉडी में से कम करने की। लेकिन कभी कभार कोई एक्सेप्शंस भी होते हैं जो वायरस खत्म नहीं होते, जैसे है हाइपेटाइटिस वायरस के बारे में हम आगे जाके जानने वाले हैं। तो हमें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी चाहिए कि सारे वायरस सिर्फ 50-60 डिग्री के ऊपर या सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट्स तक रखने के बाद भी क्लीन नहीं होंगे। स्पेशली जो बॉडी के अंदर होते हैं वो क्लीन नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से। इसका स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर होता है, जैसे कि सॉल्ट में, मीन्स सॉल्ट यूज करके। अभी ये किस तरीके से होता है, तो इसका एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसको इनएक्टिव करने के लिए हमें कोई हीटिंग टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में जनरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 1 घंटे तक इसको रखना होता है, फिर ये किल हो सकता है, कोशिश हो सकती है। पीएच क्या होगा इसका, लगभग 5 से लेके 9 तक का पीएच होगा। अभी रेडिएशन क्या होगा, तो यूजुअली ये जो इनएक्टिवेटेड होते हैं वायरस, इसका रेडिएशन होता है यूवी रेज, जो कि एक्सरे रेज होते हैं। हमें पता है कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरीके का रेडिएशन इसको चाहिए होता है। फिर एंटीबायोटिक्स, अभी कोई कभी कभार वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स ठीक से काम नहीं करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी होता है बहुत बार कि कौन से वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम करेंगे और कौन से वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। अभी हम इसके ऊपर जानकारी लेंगे कि अभी ये जो कोरोना वायरस है, तो ये वायरस, कोरोना वायरस वायरस की वजह से क्यों है, सो डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, तो उसका नाम क्या है, कोविड-19, जिसको हम बोलते हैं कोरोना डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज। अभी ये इन्फेक्शियस है, जैसे हम सबको पता है। इसके सिम्टम्स हमने पहले से सुने हैं कि अगर कोई छींकता है तो उसकी वजह से हो सकता है, सलाइवा की वजह से हो सकता है, किसी को फ्लू बुखार है उसकी वजह से हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि कोई स्नीज कर रहा है तो उसके, किसी के सामने स्नीज हो रहा है तो हमें दूर हटना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। कफ कोल्ड हुआ है किसी को तो हमें नहीं, वो उसके पास बाजू में नहीं रुकना है। अगर स्नीजिंग हो रहा है तो हमें एल्बो के बीच में मुंह रख के स्नीज करना है। इन सारी चीजों के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से खबरदारी लेनी है, ताकि अगर कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स वाली व्यक्ति के साथ अगर हम लोग आते हैं, उस चेन में आते हैं, तो वो वायरस और ज्यादा फैल सकता है। तो इस चीजों के बारे में हमें काफी जानकारी लेनी चाहिए और उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। ओके, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके,
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है ट्रीटमेंट। इसके ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट है, तो इसके ऊपर कुछ वैक्सीन है जो कि हमें पता है कि अभी तक उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन कौन से लेने चाहिए, कौन से वैक्सीन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कोविड-19 के ऊपर काम करेंगे, इसका हम सब मतलब हमारे जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसका अच्छी तरह से इवैल्यूएशन होगा, इसको अच्छी तरह से वो पहले जज करेंगे और फिर हमें उसके लिए अगर वैक्सीन ट्रीटमेंट आती है तो हम जरूर वो वैक्सीन लेंगे। अभी ऐसे ही कोई और डिसीजेस हो सकते हैं जिसका नाम हो सकता है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, मिजल्स होते हैं, हाइपेटाइटिस होता है, जो HIV और जाइका वायरस, ये सारे वायरस के डिसीजेस है। तो ये इनके बारे में हमें जानना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। ओके, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस, अगर ऐसे हम लोग दोनों के बीच वाला डिफरेंस अगर देखते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली लार्जर साइज में, बड़े साइज में होते हैं। उसका जो साइज का परिमाण होता है वो होता है 900 से लेके 1000 mm तक। और वायरस का परिमाण होता है जो कि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, 30 से 50 mm। मतलब आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हम खुली आंख से उसको देख नहीं पाएंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। वायरसेस जो होते हैं वो समटाइम्स लिविंग समटाइम्स नॉन लिविंग, तो नीदर लिविंग नीदर नॉन लिविंग, इस तरीके से वो होते हैं। अभी बैक्टीरिया जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है तो उसकी वजह से दूसरी जगह पे भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके लिए मैंने आपको पस्ट्यूल का एग्जांपल भी दिया था। फिर वायरस होता है, बेसिकली ये कंप्लीट बॉडी को रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू ही हम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जनरली मल्टीप्लाई जल्दी होते हैं। अब ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो RNA DNA की तरफ आती है, और वायरस की जो ग्रोथ होती है वो RNA DNA के एनवलप के इनसाइड भी होती है, और इसके बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है। लेकिन बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर वो बढ़ते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली लोकलाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्यूमोनिया होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ये यूजुअली सिस्टमिक होते हैं, काइंड ऑफ फ्लू, जैसे हम लोग फ्लू ये नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो फ्लू हो सकता है। बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे हम बोलेंगे, जो कि वायरस के लिए हमें एंटीवायरल ड्रग्स यूजुअली दिए जाते हैं या वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। फिर फंगाई, अभी हमने जाना बैक्टीरिया, फिर हमने जाना वायरस, अभी हम जानते हैं कि फंगाई क्या होता है। बेसिकली फंगाई क्या है, तो ये सिंगल सेल है जो बेसिकली बहुत ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अभी ये फंगाई हमें मिलते कहाँ पे है, तो लैंड पे, जमीन पे मिलते हैं। सॉइल जिसको हम खत बोलते हैं उसके अंदर होते हैं। प्लांट मटेरियल जैसे होता है कि, या फिर वेजिटेबल लाइफ जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो हमें सिंपल सा एक एग्जांपल पता है वो है मशरूम, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो भी चीजें क्लोरोफिल के साथ होती है वो हमेशा ग्रीन कलर में दिखती है, इसीलिए प्लांटेशन की बात करते हैं, ट्रीज की बात करते हैं, लीव्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्लोरोफिल है जो कि सिंथेसिस एक्टिविटी की वजह से तैयार होता है। लेकिन मशरूम्स की बात करेंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। ये यूनी एंड मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब सिंगल, या फिर अगर हम लोग मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस टाइप से वो बढ़ सकते हैं। अभी जो फंगाई की स्टडी हम करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, और इसके वजह से जो अगर कोई डिसीज होता है तो उसको बोलते हैं माइकोसिस। तो हम अगर फंगाई के बारे में जानेंगे तो वो स्टडी को कहेंगे माइकोलॉजी, लेकिन उसकी वजह से जो डिसीज होंगे उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो उसको बोलेंगे माइकोसिस। या तो अभी हमने जानकारी जो ली है अभी तक की वो थी, हमने बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई के बारे में जानकारी ली। अभी हम जानेंगे ब्लड स्पील्स के बारे में। अभी ब्लड, ये वर्ड सुन के भी हमें कभी कभी डर लगता है, लेकिन
ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं सैलून के अंदर भी। जैसे मैंने हर बार जिक्र किया है कि हम हेयर कट कर रहे हैं, फिंगर कट हो सकता है। अगर हम क्यूटिकल ट्रिमर से क्यूटिकल ट्रिम कर रहे हैं तो शायद स्किन कट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और वो जो रक्त होता है, वो जो ब्लड होता है, वो फ्लोर पे गिर सकता है, टेबल टॉप पे गिर सकता है, कारपेट अगर आपके सैलून में है तो कारपेट के ऊपर भी गिर सकता है। तो ये जो ब्लड होता है जो गिरता है, जिसको हम बोलेंगे ब्लड स्पील, उसको क्लीन करने का एक तरीका होता है। तो वो जानना है हमें, क्योंकि ब्लड सिर्फ पानी डाला और एक कॉटन क्लॉथ लेके क्लीन किया, इस तरीके से नहीं क्लीन करना है। अगर उस तरीके से क्लीन करते हैं फिर भी उसके कुछ अंश अगर वहां पे बच जाते हैं तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन फिर किसी को नहीं हो। इसीलिए हमें इस चीज की खबरदारी बहुत अच्छी तरह से लेनी है। और ये जो ब्लड स्पील होगा ये तुरंत क्लीन करना है। अगर वो वहीं पे हम रख देते हैं और बाद में वो जैसे सूखने के बाद अगर उसको वो क्लीन करने जाएंगे, शायद तब तक देर हो सकती है, तब तक उसके ऊपर बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज जाननी है कि कोई भी ब्लड स्पील को अगर हमें क्लीन करना है, जिस एरिया में ब्लड स्पील हुआ है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे अगर ब्लड स्पील हुआ है, रक्त गिरा है, इसको बैरिगेट कर दो कि वहां पे कोई नहीं आएगा, एक्सेप्ट जो व्यक्ति वहां पे वो क्लीन करने खड़ी है, उसके सिवा वहां पे कोई नहीं आएगा। सेकेंड, आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स कंपलसरी पहनने हैं। इसी के साथ कोई एब्जॉर्ब करने वाला चीज जैसे कॉटन टॉवल हो या टर्किश टॉवल हो, टर्किश नैपकिन हो, या डिस्पोजेबल टिश्यू या डिस्पोजेबल नैपकिन से सबसे पहले उस रक्त को, उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लो अच्छी तरह से। फिर आप क्या लोगे, तो आप 1 पार्ट ब्लीच लोगे और फिर 9 पार्ट वाटर लोगे। 1 पार्ट ब्लीच और 9 पार्ट वाटर, उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करोगे। मैं वापस दोहराना चाहूंगी कि जहां पे भी रक्त गिरा है वहां का एरिया, सबसे पहले आप जो ब्लड गिरा है उसके ऊपर कोई भी एब्जॉर्बेंट ऐसे टिश्यू पेपर डालिए, उसको एब्जॉर्ब करिए, उसको एक वेट या गीले कपड़े से या वेट वाइप से या तौलिए से या आपके डस्टर से अच्छे से क्लीन करिए। फिर ब्लीच लीजिए 1 पार्ट, 9 पार्ट वाटर लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिलाइए और वो जो कंटामिनेटेड एरिया है जहाँ पे रक्त गिरा था उस एरिया पे डाल के रखिए फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और फिर तब तक क्या होगा, वो अच्छी तरह से उसको क्लीन करेगा। और फिर उसके बाद आप आपका जो भी मटेरियल होगा, जैसे डस्टर होगा या वाइप होगा या वेट वाइप होगा, उससे उस एरिया को अच्छी तरह से आप क्लीन कर सकते हो। 2 बार कम से कम क्लीन कीजिए, सिर्फ एक बार क्लीन करने से कुछ नहीं होगा। फिर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन और ले लीजिए और उससे भी वो एरिया क्लीन करिए। फिर आपने जो ग्लव्स पहन के वो चीज करी थी, तभी हमें क्या क्या पहनना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, फेस शील्ड पहनना है, एप्रन पहनना है, ताकि वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें ना हो। फिर वो जो चीजें आपने पहनी थी उस चीजों को आपको फेंक देना है बंद डस्टबिन के अंदर। जो हमेशा याद रखिएगा कि डस्टबिन के अंदर एक कॉटन लिनन का या फिर सिर्फ लिनन का बैग हो या प्लास्टिक बैग हो, ताकि जब भी आप उसके अंदर कोई भी चीज डिस्कार्ड करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो और डस्टबिन जब भी भर जाता है और डस्टबिन को क्लीन करने का टाइम आता है, आप उस बैग को नोट करके बाहर फेंक सकते हो। अभी ये जानना जरूरी है कि ग्लव्स को हमने हटाया, निकाला अच्छी तरीके से, फिर जैसे अनफोल्ड होना चाहिए ग्लव्स, जैसे हम ग्लव्स ऐसे पहनते हैं तो उसको इस तरीके से फोल्ड करते करते निकालना चाहिए, ऐसे खींच के कभी मत निकालना आप। तो इस तरीके से इसको हटाइए ताकि जो हिस्सा ग्लव्स पहनने के बाद हम यूज करते हैं, अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस है, हमें इस तरीके से अगर निकाल के फेंकने की आदत रही तो वो वायरस या वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर आ सकता है। और इसके बाद इसीलिए ग्लव्स निकालने का तरीका हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 60 सेकेंड्स तक। अभी हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन की उसके बारे में। अभी यहाँ पे कारपेट क्यों दिखाया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जनरली आप सबको पता है कि सिडेस्को का हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड में है, जो कि यूरोप में आता है, और यूरोपियन सारे कंट्रीज में ठंड बहुत होती है।
और ये सिलेबस कंटेंट जो डिजाइन हुआ है ये पहले यूरोप में हुआ है और ये एग्जामिनेशन पूरे विश्व में लोग दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया में हम ज्यादा कारपेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब हर जगह कारपेट नहीं होता है, सिर्फ हॉल में, लिविंग रूम में होता है या रिसेप्शन पे होता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में ठंड ज्यादा होने के कारण उनके पूरे फ्लोर के ऊपर हमेशा कारपेट रहता है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि फ्लोर पे गिरता है तो कैसे क्लीन करना है, कारपेट पे गिरता है तो क्लीन कैसे करना है। जैसे फ्लोर पे गिरता है क्लीन करोगे आप, सेम तरीके से अगर कारपेट पे भी गिरता है तो भी आप क्लीन करोगे। जैसे ब्लड के ऊपर पहले आप वेट, जो भी आपका एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्लोथ होगा उससे आप क्लीन कर लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो। फिर वो जो एरिया है उसको वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर लो। उसके ऊपर ब्लीच, 1 पार्ट ब्लीच और 9 पार्ट वाटर के साथ मिक्स करके वो डाल के रखो 20 मिनट्स तक। फिर वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, वो ब्लड को क्लीन करेगा। फिर आपका जो भी वैक्यूम क्लीनर है या डस्टबिन जैसे डस्टर है उससे वो सरफेस को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो मिनिमम 2 बार। और बाद में आपके हैंड आपको अच्छी तरह से क्लीन करने हैं। तो इसी तरीके से हमें ये सारी चीजें करनी है। मेक श्योर करिए कि कोई भी बॉडीली फ्लूइड होता है, जैसे अभी ब्लड की बात की, वो जल्दी कड़क हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। तो कभी भी ये गिरता है, जमीन पे गिरे, टेबल टॉप पे गिरे, फ्लोर पे गिरे, कारपेट पे गिरे, हमें तुरंत उसको क्लीन करना है। बाद में वो अच्छी तरह से नहीं तो क्लीन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से बैक्टीरिया फैलने के चांसेस भी हो सकते हैं। प्रिकॉशंस लीजिए जब भी आप इसको क्लीन करने जाओगे। सबसे पहले आप पूरी तरह से खुद को कवर करोगे, जैसे हमने बोला है डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, केप, एप्रन, डिस्पोजेबल ग्लव्स, सारी चीजें पहन के आप काम करिएगा। और स्पेसिफिकली जो कि ब्लड बॉर्न पैथोजन एक्सपोजर्स होते हैं वो 100% एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कभी कभार ऐसे अगर ब्लड स्पील्स होते हैं वो तुरंत कील करे। और ये जानकारी भी आपके लिए चाहिए, हमें देना जरूरी है कि कोई भी अगर ब्लड बॉर्न पैथोजन एक्सपोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते, वो 100% निकलते नहीं है। तो हमें काफी समझदारी से यहाँ पे काम करना है। अभी कोई भी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो उसको तुरंत रिंस करिए, उसको तुरंत, डिस्पोजेबल चीजें हैं तो उसको तुरंत फेंक दीजिए। इस चीज के बारे में हमने जस्ट पहली वाली स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है। ताकि कोई भी, और डिसइंफेक्टेंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्प्रे या लोशन जरूर यूज करे। जैसे हमें पता है सोडियम हाइपोक्लोराइड आप यूज कर सकते हो या बेंजालकोनियम भी यूज कर सकते हो। अभी ये जानने के बाद हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है। अभी हेपेटाइटिस ये चीज ऐसी है जो कि वायरल डिसीज है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ये बेसिकली होगा कहाँ पे, तो ये होगा लीवर में। अभी ये सारी जानकारी हम जो ले रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक को हेपेटाइटिस होगा, हर एक को HIV होगा, हर एक को एड्स होगा। और इन सबके सामने हमें जाना नहीं है, इनको टच नहीं करना है, ऐसे नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात कि कोई भी अगर डिसीज है तो उसको अच्छी तरह से समझना है, उसको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी लेनी है कि ये होता क्यों है, ऐसे कौन से वायरस होते हैं जिसकी वजह से क्या डिसीज हो सकता है, ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से क्या डिसीज हो सकता है, वो कौन से बॉडी ऑर्गन को हार्म करता है। ये भी चीज हमें बहुत ही अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। तो अगर हम लोग हेपेटाइटिस की भी बात करें तो जनरली ये लीवर के दरमियान होता है। अभी इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस वायरस है, या फिर उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस सी। जिसके उसके बाद होता है डेल्टा वायरस, जिसको बोलेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। तो इसमें कौन से वायरस होते हैं जो हमें, जिसके मतलब जो वायरस पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और कोई वायरस है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन्डिस के सिम्टम्स क्या है। अभी इसमें क्या होता है कि हमने बचपन से सुना है, काफी लोगों को जॉन्डिस हुआ भी होगा, लेकिन वो ठीक भी होता है अगर हम अच्छी तरह से उसकी प्रिकॉशन लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आंखें येलो हो जाती है,
स्किन के ऊपर एक येलो कलर आ जाता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो समटाइम्स ये यूरिन जो होती है ये ऑरेंज येलो कलर की हो जाती है। फेस इतना व्हाइट दिखने लगता है या फिर बहुत ही ज्यादा येलो दिखने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इसका सिम्टम होता है अर्टिकारिया या फिर रैश आना या फिर ग्लोमेरुली। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लीवर है, लीवर के अंदर ये वायरस आ गया, उसकी वजह से क्या क्या होगा? फीवर आ सकता है। तो हमें ये जानना है कि अगर जॉन्डिस होता है तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, उसके लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले फीवर आएगा, बॉडी एक पेन शुरू होगा, स्पेशली एब्डोमेन एरिया में। नोशिया जैसे होगा, जैसे आपको लगेगा अभी वॉमिटिंग करना है या फीलिंग आएगा उस तरीके से। वीकनेस बहुत लगेगा बॉडी के अंदर। यूरिन का कलर जैसे मैंने पहले कहा डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम में आपके डिसऑर्डर्स दिखेंगे आपको। तो ये होते हैं हमारे जॉन्डिस के लक्षण। अभी कोई भी चीज अगर होती है, अगर वो तुरंत हमारे सिम्टम्स ध्यान में आते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हम इलाज लेते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कभी कभार सारी चीजें ठीक हो सकती है और वो डिसीज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि ये होते कैसे हैं, अभी ये मैकेनिज्म क्या है, कि ये डिसीज के कारण क्या है, इस कौन से सेल को या बॉडी के ऐसे कौन से सेल को, जैसे हम अभी जॉन्डिस की बात करें तो लीवर सेल को ये अफेक्ट करता है। तो ये लीवर सेल में ऐसे कौन सा डिस्ट्रक्शन आता है, डिस्टर्बेंस आता है। तो हमें पहले जानना है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए होता है तो इसमें कितना परसेंटेज चांसेस है रिकवरी के। तो इसमें कंप्लीटली रिकवरी के लगभग 85% चांसेस हो सकते हैं, जनरली उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी इसमें और एक प्रकार है जो है हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या होता है, तो इसमें फर्टिलिटी जो होती है, इसका बढ़ने का जो रेट होता है वो जनरली 6 मतलब 0 से 6 के बीच में एंड 0 से 2% के बीच में इसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। अभी ये जो हेपेटाइटिस सिंड्रोम होते हैं ये जनरली हमें दिखते कैसे हैं, इसकी वजह से हमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेशन होगा बॉडी के अंदर, बहुत ही ऐसे बेचैनी होगी, वीकनेस आपको बहुत फील होगा, हेडेक हो सकता है। और राइट हमारा जो अपर क्वाड्रेंट एरिया है, ऊपर का हिस्सा है, वहां पे शायद पेन हो सकता है, जो कि लीवर के अराउंड और लीवर के ऊपर आपको पेन हो सकता है। तो ये जो सिंड्रोम्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स तैयार होते हैं उसमें से कौन से हार्मोन को ये कम करेगा? तो ये होता है इस्ट्रोजन हार्मोन। इस्ट्रोजन हार्मोन लेवल को जनरली ये सिंड्रोम इंटरफियर करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इस चीज के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना जरूरी है। अभी ये कहाँ पे अफेक्ट होगा, ये वायरस बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा? जनरली ये होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और ये जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है ये लीवर को अटैक करता है। तो ये हमारा जो रक्त होता है उसकी जो एक नसें होती है उसके थ्रू ये हमारे लीवर तक जाने वाली नसों के ऊपर वो अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली ब्लड सिस्टम के थ्रू वो लीवर को अफेक्ट करेगा। अभी ये जो होते हैं ये फैगोसाइट्स होते हैं। अभी हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल बोलते हैं, लेकिन अगर वो जो 2-3 रहे तो उसको बोलेंगे साइट्स। तो ये फैगोसाइट के ऊपर इंफ्लामेशन करेगा, मतलब सूजन तैयार करेगा, इसको बोलेंगे बाइल डक्ट। हमारे लीवर के बाजू में एक डक्ट होता है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट। अभी ये जो है उसके ऊपर सूजन आएगी। तो इस तरीके से ये लीवर के ऊपर किस तरीके से अटैक करेगा, तो सबसे पहले वो ब्लड सिस्टम के थ्रू लीवर तक पहुंचेगा, फिर उसके बाजू में सूजन तैयार करेगा। अभी ये क्या होता है, तो ये ब्लड जो होता है, बाइल जो हमारा है बॉडी ऑर्गन है बाइल, उसके अंदर हमारे ब्लड जो है ये एक नॉशियाटिक फीलिंग तैयार करेगा, मतलब विक्टिम होगा वो। जैसे अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑयली या बहुत ही ज्यादा मान लीजिए कि बहुत ही स्पाइसी चीजें खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है। अभी जब ये एसिडिटी काफी लेवल तक बढ़ जाती है हमें बहुत ही नॉशियाटिक फीलिंग आना शुरू हो जाता है। तो अभी हमें क्या समझ लेना चाहिए कि ब्लड के थ्रू अगर कोई भी कांटेक्ट होता है, लीवर के ऊपर अगर कोई अटैक होता है या बाइल के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो आपको नॉशियाटिक फीलिंग आएगा।
अभी ये लीवर तो इन्फेक्टेड अगर हो जाती है तो इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका जो ओरिजिनल शेप है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो कम हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। अभी जैसे हेपेटाइटिस ए की बात की हमने, हेपेटाइटिस बी की बात की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये होने के बाद कितने दिन तक रहेगा। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये जनरली 2 to 6 वीक्स तक रहेगा। हेपेटाइटिस बी जो है ये जनरली 6 वीक्स से लेके 6 मंथ्स तक रह सकता है। इसका जो एज ग्रुप होगा जनरली हेपेटाइटिस ए ये चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन में और एडल्ट में भी होगा, और हेपेटाइटिस बी यूजुअली 15 ईयर से लेके 29 ईयर्स तक हो सकता है। इसका कोई इंसिडेंस हो सकता है तो ये यूजुअली कौन से सीजन में होगा? हेपेटाइटिस है ये ए जनरली ऑटम सीजन में हो सकता है, और हेपेटाइटिस बी थ्रू आउट द ईयर कभी भी हो सकता है। अभी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या है? तो हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस जनरली ओरल रूट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक को हेपेटाइटिस ए हुआ है, उसने किसी एक ग्लास से पानी पिया, सॉफ्ट ड्रिंक पिया, और उसी ग्लास से अगर सामने वाले ने भी पिया तो शायद ओरल रूट की वजह से वो हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस जनरली ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है। अभी इसमें ब्लड कैसे होगा? तो इन्फेक्शियस, जैसे हेपेटाइटिस ए में जब इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो इन्फेक्शियस ब्लड होता है, और हेपेटाइटिस बी में मंथ टू ईयर्स लेटर ये ब्लड इन्फेक्शियस हो जाता है। तो अभी अगर मान लीजिए कि पहले महीने में हुआ तो वो बाद में धीरे धीरे इन्फेक्शियस करेगा उस ब्लड को। इसमें स्टूल जो है, जो मोशंस होते हैं हमें, वो किस तरीके के होंगे? तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जब भी होता है तभी वो इन्फेक्टेड रहेंगे, जो मतलब जब तक हेपेटाइटिस ए है तब तक वो इन्फेक्टेड रहेंगे। जैसे धीरे धीरे वो हमारा हील हो जाएगा हेपेटाइटिस ए, वो इन्फेक्शियस नहीं रहेंगे, ब्लड भी नहीं और स्टूल भी नहीं। हेपेटाइटिस बी में ये चीज अब्सेंट रहती है समटाइम्स, ये स्टूल पास होना, ये चीज धीरे धीरे बॉडी कम करने लगती है। यूरिन जनरली हेपेटाइटिस ए में हमें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज और येलो, पेल डार्क येलो या डार्क ऑरेंज कलर की यूरिन पास होती है, और बी में हमेशा ही यूरिन का कलर वैसे ही दिखेगा। इसमें सलाइवा कैसे होगा? बहुत ही रेयर टाइम पे सलाइवा का इन्फेक्शन होगा, और हेपेटाइटिस बी में हमें सलाइवा हमेशा दिखेगा। अभी क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे? तो ये एब्रप्ट क्लिनिकल फीचर्स होंगे। हेपेटाइटिस बी में इंसिडियस क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फीवर जो होगा आपको, फीवर जनरली 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, जैसे बहुत ही कॉमन है, और हेपेटाइटिस बी में ये लेस कॉमन है, तो हमें इस चीज को जानना है। कॉम्प्लिकेशन, हेपेटाइटिस ए में अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन बी में इसका जो क्रॉनिकनेस होता है वो ज्यादा होता है, जनरली 5 to 10% तक होता है। इसका जो डेथ रेट है, हेपेटाइटिस ए अगर किसी को होता है और अगर वो जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर जब तक ट्रीटमेंट चल रही होती है, तभी इसका डेथ रेट जो होता है वो लगभग 0 to 2% तक होता है, और हेपेटाइटिस बी में 0.1 से लेके 1% तक का ही डेथ रेट होता है। तो अगर कोई भी चीज को हम पहले से सिम्टम्स की तरीके से जान सकते हैं, या सिम्टम्स उसके अच्छी तरीके से जान लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम अच्छी तरीके से इलाज शुरू करते हैं, तो डरने के चांसेस जरा भी नहीं है। अभी जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि अगर हेपेटाइटिस बी किसी को हुआ है और सिम्टम्स अगर देखने हैं तो क्या होंगे? नोशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉमिटिंग जैसे फीलिंग आएगा, उल्टी जैसे फीलिंग आएगा, वेट लॉस होगा, एपेटाइट कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी, जॉन्डिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसका जो स्मेल होगा, बेसिकली ये हेपेटिक स्मेल जैसे होगा, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस, मतलब गैसेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं, या जुलाब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये अगर हम डायग्राम देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जॉन्डिस अगर होता है तो स्किन में इचीनेस होता है, बहुत ही खुजली करने का मन करेगा, ब्लीडिंग हो सकता है, बेसिकली एसोफेगस या स्टमक के इंटरनल ऑर्गन में अगर ज्यादा बढ़ गया तो। फिर इसमें एरेदमा मतलब सूजन या रेडनेस ज्यादा तरीके से आ सकती है, सूजन एडेमा आ सकता है।
फिर इसमें ब्लड क्लॉट भी होने के चांसेस है, मतलब रक्त के गांठ होने के चांसेस है। तो ये सारे सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी में दिख सकते हैं। अभी जानते हैं HIV और एड्स के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है तो बहुत ही सही बात है, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करते रहिए, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगी। तो आई होप मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है अच्छे से। इफ यस तो मुझे प्लीज आप मैसेज करिए। ओके, थैंक यू। अभी जानते हैं HIV और एड्स क्या है। बेसिकली HIV हमने सुना है, एड्स के बारे में भी सुना है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब HIV। एड्स क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एड्स। HIV वायरस जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अभी इम्यून सिस्टम के बारे में हमने कल भी तो पढ़ा था और सुना था कि सबसे पहले इम्यून सिस्टम को अगर हम स्ट्रांग रखते हैं तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हमें छू भी नहीं सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सब बिल्कुल पहले दिन से अगर हम बात करते हैं, पोस्चर को सीधे रखो, एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशियस डाइट प्लान रखो, टाइम पे सोना, मिनिमम 6 to 8 आवर्स की नींद पूरी करना जरूरी है। आपको हाइजीन फॉलो करना, जैसे पर्सनल पब्लिक हाइजीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है। इससे और पानी बहुत ज्यादा पीना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। और हमेशा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से और रेगुलर करना हमारे लिए जरूरी है। फ्रूट्स खाना, स्पेशली इम्यून सिस्टम को अगर आपको बहुत ही ठीक ठाक रखना है तो आपको विटामिन C लेना काफी जरूरी है। बिलीव मी, आधा नींबू का रस पीने से या एक ऑरेंज खाने से, एक पाइनएप्पल खा एक क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्शन 1 पोर्शन ऑफ पाइनएप्पल खाने से हमें विटामिन C उतना नहीं मिलता है जितना आपके बॉडी को उसकी जरूरत है। इसीलिए आपको दिन में कम से कम 2 या 3 नींबू का रस या फिर ऑरेंजेस अगर आपको खाने हैं तो 2 या 3 नींबू का रस मतलब जूस या शरबत पीना है। अगर ऑरेंजेस आप खाते हो, एप्पल खाते हो या फिर पाइनएप्पल खाते हो जिसमें विटामिन C कंटेंट है, ऐसे कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप लेते हो तो आपको मेनली 3 to 4 क्वांटिटी में उसको लेना है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी HIV वायरस अगर होता है तो वो सबसे पहले अटैक कहाँ पे करेगा? आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा। अभी ये जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होती है, जिन सबकी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होती है उसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल काउंट काफी ज्यादा होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है पता है? दे आर फाइटर सेल्स, जो कि हमारे शत्रु को, वो मतलब वायरस को, बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरह से मार सकते हैं। अगर ये व्हाइट ब्लड सेल का काउंट ही बॉडी में से अगर कम हो जाता है तो वो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज आते हैं, जो शत्रु आ जाते हैं मतलब वायरस और बैक्टीरिया के रूप में, उनको वो कील कैसे करेंगे? स्पेशली वायरस, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस टू आवर बॉडी। अगर वो हो जाता है उसको इमीडिएट किल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट अपने बॉडी में रखना जरूरी है, नहीं तो डिसीज होंगे, आपको वीकनेस होगा। वीकनेस इसलिए होगा ताकि आपकी इम्यून सिस्टम लो हो जाएगी। सो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी HIV अगर किसी को होता है तो सबसे पहले उसके व्हाइट ब्लड सेल का काउंट सब फर्स्ट ऑफ ऑल कम हो गया हुआ होता है, बिकॉज इम्यून सिस्टम डाउन हो गई, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम हो गया, तो श्योरली HIV वायरस अटैक हो गया और उसकी वजह से वो बॉडी में अंदर बढ़ गया। इसको बोलते हैं हम, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं CD4 प्लस सेल्स। अभी ये जो CD4 प्लस सेल्स होते हैं ये बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे, अगर एक ऑर्गन में ये वायरस हुआ है तो धीरे धीरे वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को खत्म कर देता है। तो ये वायरस काफी इंफेक्शियस वायरस है जिसको हम बोलेंगे HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये हमें जानना है। अभी ये वायरस होगा कैसे, ये स्प्रेड कैसे होता है? बेसिकली ब्लड से होता है, सेमन से होता है, वजाइनल फ्लूइड की वजह से ये वायरस एक से दूसरे की तरफ स्प्रेड होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो कि जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से भी ये हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को है तो वो बच्चे को हो सकता है।
फिर इंजेक्ट किसी को अगर करते हैं और वो नीडल किसी और को यूज की थी जिसको HIV वायरस ऑलरेडी हो चुका है, वही इंजेक्शन अगर किसी को यूज करते हैं तो हो सकता है। या हेल्थ केयर सेंटर में हम काम करते हैं और कोई अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से ब्लड टू ब्लड अगर कांटेक्ट आ जाता है किसी भी HIV वायरस हुए व्यक्ति के साथ, तो भी ये वायरस हो सकता है। उसी के साथ ब्लड ट्रांसमिशन, जैसे ऑर्गन ट्रांसमिशन करते हैं, कभी कभार ऑपरेशंस होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, और जिसकी लीवर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अगर उस व्यक्ति को HIV है, तो जिस व्यक्ति को वो लीवर या किडनी बिठाई जा रही है उस व्यक्ति को भी वो हो सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा पहले चेक करते हैं, अगर ऑपरेशन के पहले भी किसी की किडनी या फिर उनकी लीवर ट्रांसप्लांट करने हैं, तो हमेशा चेक किया जाता है कि वो जिस व्यक्ति की वो किडनी यूज होने जा रही है उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम कैसी है, या फिर उस व्यक्ति को कोई रोग या डिसीज नहीं है। इस चीज का हमें ध्यान देना है। अभी बेसिकली HIV कभी भी बॉडी के बाहर नहीं रहता है, तो हमें इस चीज के लिए सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि किसी भी HIV व्यक्ति को अगर हम टच करते हैं तो हमें वायरस नहीं हो सकता। लेकिन उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए जख्म हुई है, उसमें से ब्लीडिंग आ रहा है, और आपको भी किसी हिस्से में, जैसे आपको भी अगर फिंगर के ऊपर यहाँ पे जख्म हुई है, वहां से ब्लीडिंग या ओपन वुंड है, और आपने उस व्यक्ति को उस एरिया पे टच किया और आपका ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट आया, तो वहां पे ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने की वजह से वहां पे HIV हो सकता है। लेकिन नॉर्मल टच, शेक हैंड करने से HIV नहीं होगा। इसके बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। तो इसकी, और कोई भी व्यक्ति का अगर हम ड्रिंक शेयर करते हैं या स्वेट ट्रांसफॉर्म, जैसे स्वेट किसी व्यक्ति को हुआ है, तो ये जनरली ये वायरस जो होता है ये इस रीजंस की वजह से स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन टच करने से कोई भी चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली कभी भी कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो हमें किसी भी डिसीज का या किसी भी सिम्टम का जानना, या फिर अगर किसी डिसीज का जानना, उसके सिम्टम का जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। अभी ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में जरा भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का ये सेशन था, हमने ये जो सारे टॉपिक जो सिडेस्को इंटरनेशनल ने इस एग्जामिनेशन के लिए बनाए हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आप किसी को भी एग्जाम देनी है तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या फिर ईमेल, जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है उसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो मैं अभी वो लेना पसंद करूंगी। ओके, तो किसी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि एग्जामिनेशन की लिंक कब आएगी, प्राइवेटली क्वेश्चन है ये। तो ये एग्जामिनेशन लिंक आप जैसे ही हमें ईमेल करते हो आपको तुरंत ये लिंक आ जाएगी। और वर्कबुक के बारे में भी क्वेश्चन है, तो वर्कबुक के लिए मैंने आपको कहा है कि हमारा लीना खांडेकर ऑफिशियल ये फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आप ये वर्कबुक, वहाँ पे हमने ये लिंक डाल के रखी है, पोस्ट की हुई है, आप वहाँ से वो लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों वर्कबुक है। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है यहाँ पे खत्म करती हूँ। और कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरीज है, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।